नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो रचना है, रचनाकार हैं, इनका कौन-सी रचना किसकी है, ये याद कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं एक-एक करके इनको याद करवा रहा हूँ। आज 15 क्वेश्चन के माध्यम से महत्वपूर्ण रचनाओं को मैं याद कराऊँगा और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिमाग में ले जा कर के सेट करना और याद करा देना मेरा काम है। आपका काम सिर्फ़ इतना है कि आप ध्यान से वीडियो को देखिए। जो लोग मेरे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं, वो लोग अपना रिवीजन के तौर पर इसे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है ना? और इस पहले क्वेश्चन में कहा गया है मैला आँचल के रचनाकार कौन है? मैला आँचल के रचनाकार कौन है? दोस्तों, मैला आँचल इसके जो रचनाकार हैं, ये जो रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके रचनाकार कौन हैं? इसके रचनाकार को मैं आपको जोड़ करके बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए। अगर आप ये सोचिए, अगर मैला आँचल रहेगा तो आप कहोगे कि भैया वो फट जाएगा, जल्दी ही क्या होगा? फट जाएगा। अगर मैला आँचल रहेगा तो वो फट जाएगा और जब फट जाएगा तो फटीश्वर नाथ रेणु यानी फणीश्वर नाथ रेणु आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये अब आपको याद हो चुका है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और ये रहा अपना दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है वैदेही वनवास के रचनाकार कौन हैं? दोस्तों, वैदेही वनवास के रचनाकार कौन हैं? आप क्वेश्चन संख्या पर मत जाइएगा, ये जो 3 दिख रहा है इस पर मत जाइएगा, है ना? वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है? पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। वैदेही, है ना? वैदेही वनवास में ये जो वैदेही शब्द आया है ना, ये किसके लिए आया है? ये जो वैदेही शब्द आया है, ये सीता जी के लिए आया है। किसके लिए? सीता जी के लिए, है ना? सीता जी का वनवास हुआ था, है ना? 2 बार हुआ है। एक बार राम के साथ 14 वर्ष के लिए अपनी मर्जी से गई थी। जब अयोध्या से वापस आई तो उनके ऊपर लांछन लगा, तब एक बार उनको पुनः अयोध्या का त्याग करना पड़ा, तो वहाँ भी एक बार वनवास हुआ है। तो वैदेही वनवास अर्थात सीता जी का वनवास कहाँ से हुआ है? सीता जी का वनवास आप कहोगे अयोध्या से हुआ है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। कह रहा अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? भैया, आपको मैं याद करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर अशोक का पेड़ है और उस अशोक के पेड़ पर कितने फूल लगे होंगे? 1, 2, 3, 10, 20 कितने? तो आप कहोगे भैया हजारों लगेंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना चौथा क्वेश्चन, है ना? वैसे आपको क्वेश्चन नंबर पर ध्यान नहीं देना है ना? इसको भी मैं याद कराने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है चीफ की दावत। चीफ की दावत, मैं इनमें से चीफ वर्ड को पकड़ लेता हूँ। अच्छा, महाभारत में मैं चले चलता हूँ, तो महाभारत में उम्र के हिसाब से देखा जाए, है ना, और सम्मान के हिसाब से देखा जाए, प्रतिज्ञा के हिसाब से देखा जाए, तो उन सब में सर्वश्रेष्ठ कौन था अर्थात चीफ कौन था? तो आप कहोगे भैया इन सब में उम्र के हिसाब से देखा जाए या प्रतिज्ञा के आधार पर देखा जाए या फिर सम्मान के आधार पर देखा जाए, तो उनमें सर्वश्रेष्ठ भीष्म पितामह थे। अतः भीष्म साहनी इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन और इसमें कहा है आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? भैया, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? आदिकाल को आदिकाल ही किसने कह दिया? तो जरा इसको देखते हैं। आदि, है ना? यहाँ पर आदि वर्ण को देख लेते हैं। ये रहा आपका आदि वर्ण, है ना? ये आदिकाल। अच्छा, आदि का मतलब जानते हैं ना? आदि का मतलब होता है इत्यादि। इत्यादि मतलब इसके आगे और बहुत सारा, है ना? जैसे हम आपको 10 जानवरों का नाम कहें तो आप 2-4 नाम लिखते हो, लेकिन उसके आगे क्या कर देते हो? इत्यादि कर देते हो, है ना? जानवरों का नाम लिखने को मैं आपसे कहूँ तो 4-6 जानवर का नाम लिख करके आप इत्यादि कर दोगे। गाय, भैंस, बकरी, है ना, मुर्गी, तो इत्यादि कर देते हो। इत्यादि माने इसके आगे हजारों, है ना? इसके आगे क्या? इसके आगे हजारों। तो हजारी प्रसाद इसमें भी क्या हो जाएंगे? आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये चीज़ें मैं आपके दिमाग में सेट कर रहा हूँ, जोड़ जोड़ कर सेट कर रहा हूँ, जीवन में फिर कभी नहीं भूलेंगी दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। कह रहा है चाँद का मुँह टेढ़ा। क्या कह रहा है? चाँद का मुँह टेढ़ा। चाँद का मुँह टेढ़ा, अगर यहाँ पर मैं केवल मुँह टेढ़ा को पकड़ लेता हूँ तो भैया मुँह टेढ़ा किसका था? तो आप कहोगे ये जो हाथी होता है, कौन?
ये जो हाथी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, गज, है ना, उसका जो सूंड होता है वह भी तो उसका मुंह ही है ना। जो गज होता है, जो हाथी होता है, उसका मुंह क्या होता है, यानी उसका सूंड जो होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो इसी से हमने पकड़ लिया, गज का मुंह टेढ़ा मेढ़ा होता है, अर्थात गजानन माधव मुक्तिबोध इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेव हो रही हैं, है ना। जीवन में फिर ये आपके सामने आएंगे तो आपका दिमाग जरूर काम करेगा और आप सही उत्तर पर जरूर पहुंचोगे, ये मेरा दावा है। चलते हैं अब दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं जोड़ रहा हूँ, भैया संसद से सड़क तक कौन आता है, विधायक सांसद यही लोग तो आते जाते हैं। और जब विधायक का या सांसद का काफिला निकलता है, उनके साथ 20-40 गाड़ियां निकलती हैं, तो जाहिर सी बात है रास्ते पर एकदम धुआं धुआं, गर्दे से धुआं धुआं हो जाता है, यानी धूमिल हो जाता है, रास्ता धूमिल हो जाता है। तो सुदामा पांडे धूमिल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। इसमें कहा है जनमेजय का नाग यज्ञ, जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है। तो इसको बहुत आसानी से मैं आपको याद कराने वाला हूं, बस ध्यान से सुनते रहना दोस्तों, है ना। अच्छा बताइए, ये जो नाग में वर्ड पकड़ लूं, है ना, तो नाग किसके गले में लिपटा रहता था। तो आप कहोगे भैया नाग जो है ना वो शंकर जी के गले में लिपटा रहता है, अर्थात नाग, जब भी जन्मेजय का नाग यज्ञ आएगा तो नाग वर्ण को पकड़ोगे तो आप तुरंत जान जाओगे कि जयशंकर प्रसाद इसके क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि नाग शंकर जी के गले में, है ना, लिपटा रहता था। तो ये याद हो चुका है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, और इसमें कहा है परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है ना, इसके लेखक कौन है। देखिए दोस्तों, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है, परीक्षा गुरु, इसके लेखक कौन है, इसको मैं याद कराने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आप परीक्षा देने के लिए जाते हो तो किसी तालाब या समुद्र में नहीं जाते हो, है ना, जाहिर सी बात है किसी मकान दुकान में ही जाते होंगे, मकान दुकान स्कूल इसी में जाते होंगे। जो चाहे जो हो, चाहे मकान हो, दुकान हो, स्कूल हो, वह निश्चित तौर पर एक निवास स्थान ही होता है ना। वह एक तौर पर आधार पर देखा जाए तो वह एक निवास स्थान ही होता है। तो परीक्षा देने जाएंगे तो मकान दुकान या स्कूल में जाएंगे, जो कि एक निवास स्थान के रूप में देखा जाता है। तो लाला श्री निवास दास इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, और इसको भी आपके दिमाग में सेट करने जा रहा हूँ दोस्तों, आपको अपना जोर नहीं लगाना है, मैं याद करा रहा हूँ, और 101% गारंटी के साथ कहता हूँ कि जीवन में कभी फिर नहीं भूलोगे, है ना। इसके पहले भी मैंने तमाम वीडियो बनाया है और वहाँ पर याद कराया है, आप जाकर के देख सकते हो, वहाँ पर नंबरिंग की गई है 1 2 3 4 5 6, है ना। थंबनेल देखने को मिल सकता है एक जैसा, लेकिन ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि एक जैसा सब थंबनेल नहीं है, लेकिन वहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 करके नंबरिंग किया है। तो चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसमें क्या कहा गया है, इतिहास के आंसू के रचनाकार कौन है। देखिए दोस्तों, इतिहास में सबसे ज़्यादा आंसू किसने बहाया है, इतिहास उठाकर देखोगे तो सबसे ज़्यादा आंसू राम जी ने बहाया है। उनका वनवास होता है, वन में सीता का हरण होता है, उसके बाद लक्ष्मण को शक्ति लगती है, हर जगह वो रो रहे हैं, है ना। फिर अपने अयोध्या वापस आते हैं, फिर से सीता जी का वनवास हो जाता है ना। तो देखोगे आप तो राम जी का जीवन देखोगे तो उसमें बहुत ही, राम जी के जीवन में बहुत ही करुणा रही है। तो आंसू ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किसके निकले हैं, तो आप जरा गौर से देखिएगा तो राम जी ने आंसू बहुत बहाए हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है हिंदी हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, है ना, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रिय प्रवास को मैं पकड़ रहा हूँ क्योंकि यही रचना है। प्रिय का प्रवास हो रहा है, किसका, प्रिय का प्रवास हो रहा है, यानी हमारा प्रिय कोई हमारा प्रिय है, बहुत प्रिय है, और वो हमसे दूर जा रहा है, वो हमसे दूर जा रहा है, उसी को कहा जाता है प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास अगर हम यहाँ पर देखें राम जी को, तो राम जी बहुत प्रिय थे, किसके, अयोध्या वालों के लिए, दशरथ के लिए, अपनी चारों माताओं के लिए। तो राम जी तो बहुत प्रिय थे अपने
सभी सगे संबंधियों में। उन्हीं का क्या हो गया था, प्रवास हुआ था। तो कहाँ से हुआ था दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना, कहाँ से हुआ था? अयोध्या से हुआ था। क्या प्रिय का प्रवास कहाँ से हुआ था? अयोध्या से हुआ था। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि, और इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये भी याद हो चुका है। कह रहा है दो चट्टाने के रचनाकार कौन हैं? दो चट्टाने के रचनाकार कौन हैं? तो देखिए, दो चट्टाने तो आज भी हैं। एक तुम्हारा साहित्य जगत में हरिवंश राय बच्चन के रूप में, और एक तुम्हारा आज के डेट में अमिताभ बच्चन के रूप में फिल्म जगत में, है ना। तो दो चट्टाने आज भी हैं, एक हरिवंश राय बच्चन के रूप में, एक फिल्म जगत में अमिताभ बच्चन के रूप में। तो हम ये कह सकते हैं ये रचना है, तो साहित्य जगत में हरिवंश राय बच्चन ही क्या हो जाएंगे, इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? इसमें से केवल मैं मृग को पकड़ता हूँ, और ये जो मृग है ना भैया, ये कहाँ रहता है? किसी के घर में थोड़े रहता है ना, तो समुद्र में, तालाब में नहीं रहता है। ये कहाँ रहता है मृग? जब भी देखोगे तो वन में ही रहता है, अर्थात ये वन इसमें मिल रहा है है ना, वृंदावन लाल वर्मा इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर होंगे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है प्रेम वाटिका काव्य के रचनाकार कौन है? प्रेम वाटिका काव्य के रचनाकार कौन है? तो ये देखो, प्रेम वाटिका। अच्छा बताओ, यहाँ पर मैं वाटिका वर्ड को पकड़ लेता हूँ। प्रेम वाटिका, वाटिका में क्या होते हैं? रसीले फल होते हैं, है ना, रसीले फल होते हैं। अर्थात वाटिका जो होती है वो रस की खान होती है। जो वाटिका है, बगीचा, वाटिका माने क्या, बगीचा। बगीचे में पेड़ पौधे रहेंगे, आम का फल रहेगा, अनार का फल रहेगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं वाटिका क्या होती है, रस की खान होती है। तो भैया रस खान इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, और इसको बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनिएगा। इसमें कहा गया है मैं वक्त के हूँ सामने, मैं वक्त के हूँ सामने। मान लो ये मेरा एक मित्र है, और मुझसे आकर के कहता है मैं वक्त के हूँ सामने, बड़े गुरूर में कहा मैं वक्त के हूँ सामने। तो मैंने भी जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया? सामने क्यों है, गिर जा। सामने क्यों है, गिर जा, है ना। अर्थात गिरजा कुमार माथुर इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो ये रहा आज का हमारा 15 क्वेश्चन। हालांकि इन 15 क्वेश्चन को मैं पहले भी याद करा चुका था, है ना, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा था, याद करने का मौका एक था, और जो पुराने बच्चे थे उनको रिवीजन करने का मौका मिल गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। बस आज के लिए इतना ही।